उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 5 चरणों का मतदान हो चुका है। आज 3 मार्च है और छठे चरण का मतदान हो रहा है। 10 जिले हैं और 57 विधानसभा सीटें हैं। 5 चरणों का जब चुनाव हुआ है, राजनीतिक पंडित हो या जानकार हो, अगर उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत आगे दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर अलग धड़ा एक है, वो कहता है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा बढ़त बनाए हुए है। हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ मुकुल जी हैं, अभिषेक जी हैं। पूरे 5 चरणों की विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी है जो बढ़त बनाए हुए है, और जो आज चुनाव मतदान हो रहा है, सुबह से ही मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर कर अपने अपने प्रत्याशियों के प्रति वोट कर रहे हैं। किस नेता, जो बड़ा नेता है वहाँ पर, योगी जी बात करें या बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बात करेंगे कि आखिर कितना पब्लिक के बीच में वो उनको संतुष्ट कर पाए, आने वाले चुनाव में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाएंगे उन पर, क्या जीतेंगे या फिर जनता उन्हें उनके खराब कामों का जवाब देगी। मुकुल जी हैं हमारे साथ। सबसे पहला सवाल यही होगा कि छठे चरण का चुनाव हो रहा है, बड़े बड़े नेता जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कौन सा ऐसा नेता है जिसकी राह जो है मुश्किल दिख रही है इस चरण में? देखिए, इस चरण में आप देखें, छठवें चरण का जो मतदान है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक सेमीफाइनल है, क्योंकि जब 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो ये इस चरण में जितने जिलों में चुनाव हैं, ये जिला ऐसा था जहां पे समाजवादी पार्टी ने पकड़ बनाई थी। वहां से सांसद उनके आए थे या फिर बसपा के आए थे, जो बसपा गठबंधन चाहे मऊ की बात करें, मछली शहर की बात करें, घोसी की बात करें, बलिया छोड़ के गाजीपुर में भी, तो गाजीपुर में मनोज सिन्हा हारे थे। तो ये जो इस फेज़ का चुनाव है, ये समाजवादी पार्टी के लिए सेमीफाइनल का चुनाव है। और रही बात बीजेपी के मंत्रियों की, तो इस मुख्यमंत्री से लेके बीजेपी के कई मंत्री इस बार चुनावी मैदान में है, चाहे कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही हों या फिर बेसिक शिक्षा मंत्री जो पिछले 5 सालों में काफ़ी 69,000 भर्ती के लिए चर्चा में सतीश द्विवेदी हों, या फिर दयाशंकर सिंह हो, आनंद स्वरूप शुक्ल हों। तो ऐसे कई सारे नेता हैं जो इस बार चुनावी रडार पे हैं। तो जिन सीटों पे आप बात कर रहे हो कि किन सीटों पे ज़्यादा कॉन्टेस्ट होगा, कौन सीटें, तो गोरखपुर सीट छोड़ के, गोरखपुर शहर सीट छोड़ के, जहाँ से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, उसके अलावा बाकी सीटों पे कड़ी फाइट है। क्योंकि गोरखपुर ग्रामीण में विपिन सिंह है, तो उनके सामने विजय बहादुर है जो एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अभी 3 बजे तक के मतदान में एक खबर है कि वो अभी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उसके बाद हम अगर आए इटवा में सतीश द्विवेदी के सामने माता प्रसाद पांडे हैं, तो यहाँ भी कड़ी टक्कर है। अब हम अगर बलिया जाए तो बलिया में आप बड़ी भाजपा के बड़े नेता का है, क्योंकि बड़े नेता वो अपने बड़बोलेपन के वजह से और अपनी जनता के बीच में पकड़ के लिए भी थे। सुरेंद्र सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट ना देके उनकी जगह आनंद स्वरूप को टिकट दिया, वो भी एक बहुत बड़ा कांटेदार मुकाबला होने वाला है। तो बहुत सारी सीटें जहाँ पे मुकाबला होने है, और ये दोनों पार्टियों के लिए कहा जा रहा है कि अब तक यही 2 पार्टियां चुनावी मैदान में आगे हैं और आगे यही दोनों लीड कर रही है, भाजपा या सपा। तो ये दोनों पार्टियों के लिए ये फेज जो एकदम सेमीफाइनल वाला फेज होने वाला है। अभिषेक जी से भी एक सवाल ले लेते हैं कि मुकुल जी ने बताया कि ये यूपी चुनाव का जो है सेमीफाइनल ये चरण देखा जा रहा है। कितना ज़्यादा आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इसमें बढ़त बना पाएगी या फिर बीजेपी ज़्यादा सीटें जीतने वाली है? देखिए, पहले चरण से आप छठवें चरण की अगर चर्चा करते हैं तो पहले चरण में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी 70% का डिफरेंस है समाजवादी पार्टी का, और बीजेपी लगातार पहले चरण से लेकर तीसरे चरण तक, तीसरा चरण 2 चरण पहले और दूसरे चरण में जहां हम पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, वहीं तीसरे चरण में जो सीटें हैं वो यादव पट्टी की सीटें कही जाती हैं, फिरोजाबाद, मैनपुरी की सीटें। तो 3 सीटों तक समाजवादी पार्टी बीजेपी से काफ़ी आगे है, 3 चरणों तक। अब जब चौथे चरण में आप लखनऊ आएंगे तो यहाँ समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी से पिछड़ रही है। लेकिन 5वें चरण में जहाँ प्रतापगढ़, इलाहाबाद और तमाम अन्य जिले हैं, जहाँ वहाँ नेक टू नेक लड़ाई है। वहाँ कई महत्वपूर्ण मंत्री चुनाव हार रहे हैं, कई दिग्गजों की सीट फंसी है, वहाँ ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह चुनाव हार रहे हैं। तो जो 3 चरणों का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी बेहद आगे है, लेकिन चौथे चरण में समाजवादी पार्टी पिछड़ गई है। 5वें चरण में बराबरी का मुकाबला है। तो ऐसे में जो छठवां चरण है ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे अभी मुकुल ने बताया कि बलिया को छोड़कर चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो और अन्य सीटें हो, वहाँ की बगल की सीट हारी थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो तमाम पूरा जो समीकरण है
वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है 19 के चुनाव में। लेकिन उसके बाद 2022 के चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल शिफ्ट किया गया है, अभी हम अपनी पूरी टीम के साथ पूर्वांचल गए थे, तो वहाँ एक नारा लग रहा था कि पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो इस तरह के नारे समर्थक लगाते हैं, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का इम्पैक्ट है पूर्वांचल में, उससे हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट है। लेकिन कुछ सीटें हैं, जैसे कुछ सीटों की मुकुल ने बात की, एक सीट है देवरिया की, जहां से सूचना सलाहकार मुख्यमंत्री के सलमणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने है जन्मेजय सिंह के बेटे, जो पूर्व में जन्मेजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, उन्हें उनके बेटे को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली। सैथवार बिरादरी है जन्मेजय सिंह की, और सैथवार बिरादरी का काफ़ी वहाँ पर दबदबा माना जाता है। एक सीट और है गोरखपुर के कैंपेयरगंज की, जहाँ काजल निषाद, वीर बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे फतेह बहादुर सिंह जो 6 बार से विधायक हैं, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि निषाद वोट बैंक 70%, 70,000 से ज़्यादा निषाद वोटर हैं वहाँ पर। अच्छा, इस चुनाव में एक चीज़ और देखने को मिली है कि जो गठबंधन के दल हैं वो तभी अपना वोट शेयर ट्रांसफर कर पा रहे हैं जब उनकी बिरादरी का कैंडिडेट बीजेपी और गठबंधन ने उतारा। जैसे बीजेपी अपना दल का गठबंधन है, तो अब बीजेपी और अपना दल अनुप्रिया गुट ने अगर कहीं पटेल उम्मीदवार उतारा है, तभी पटेल बीजेपी अपना दल को वोट दे रहे हैं। तो इसी तरीके से निषाद वोट बैंक में भी है कि अगर बीजेपी और निषाद की ओर से कहीं निषाद उतारा गया है तो निषाद को वोटिंग कर रहे हैं। अगर सपा ने निषाद उतार दिया और बीजेपी ने कोई अदर जाति के कैंडिडेट को उतारा है, तो निषाद सपा के निषाद के साथ चले जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब दोनों पार्टियों की ओर से निषाद ना उतारे जाएं, या दोनों क्षत्रियों को लड़ाएं या दोनों ब्राह्मणों को लड़ाएं, तब निषाद फिर से गठबंधन में जा रहे हैं। तो यानी इस बार जातीय समीकरण के साथ साथ कैंडिडेट को भी देख के वोटिंग की जा रही है। और जो गठबंधन बनाए गए हैं दलों के द्वारा कि इस बिरादरी का वोट हमको मिलेगा, वो तभी ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है जब उनकी बिरादरी का कैंडिडेट आप उतारेंगे। तो लड़ाई बड़ी रोचक हो चली है। चौरी चौरा से संजय निषाद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर बेहद ही कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। गोरखपुर शहर की जो सीट है वहां छोड़ दिया जाए, उसके बाद आप महाराजगंज चलेंगे, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी लड़ाई से बाहर है, वहां कांग्रेस और सपा सामने लड़ रही है, या सपा बसपा सामने लड़ रही है। नौतनवा की सीट थी, अमरमणि त्रिपाठी के बेटे हैं, और उनके सामने कौशल किशोर सिंह मुन्ना सिंह है पूर्व विधायक, तो वहाँ सपा बसपा आपस में चुनाव लड़ रही है। तो जो तमाम कुछ ऐसे समीकरण हैं, जब आप पूर्वांचल में चलेंगे, फरेंदा की सीट पर कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है, पनियरा की सीट पर कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ रही है, और तमाम देखिए ऐसे समीकरण हैं। हम यहाँ लखनऊ में बैठ के इस बात का भले आकलन करने की इस चरण में यहाँ भी है, जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य का जीतना कठिन है, ये ग्राउंड की हकीकत है। और हमें लोगों ने बताया कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ी तो लोगों ने खुशी में फूल बरसाए थे कुशीनगर में, कि बीजेपी से जाने की खुशी में, ऐसा नहीं कि बीजेपी उनके समर्थन में। तो ग्राउंड पे जो नेताओं का विरोध है, तमकुही राज से अजय लल्लू की राह बेहद कठिन हो गई है। अब आप अगर कुशीनगर खास सीट पे आएंगे, कस्या तहसील जिसके अंतर पीएन पाठक चुनाव हार रहे हैं, जो बड़े चेहरे हैं ब्राह्मणों के कुशीनगर में, और कुशीनगर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। तो तमाम ऐसी सीटें हैं, तमाम ऐसे समीकरण हैं जहां पर इस बार मामला उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, राजनीति उलटफेर की ही मानी जाती है, और अगर समाजवादी पार्टी को सरकार बनानी है तो तमाम सारे बड़े उलटफेर करने होंगे। और अगर बड़े उलटफेर नहीं होते हैं, कुछ बड़े मंत्रियों को चुनाव नहीं हराया जाता है, या चुनाव कुछ 2-3 बार के विधायक जो सिटिंग है उनको चुनाव हराना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी पार्टी को डैमेज करते हैं तो उसके संगठन के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को डैमेज करना होगा। और मेरे लिहाज से जब मैंने देखा धरातल पर कि अगर किसी जनपद की 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो वहाँ 3 सीटों पर सपा आगे है, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर है। और साथ ही साथ इस बार बीजेपी उतने मन से चुनाव नहीं लड़ रही है जितने मन से बाकी चुनाव को देखा जाए। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक बीजेपी ने सब कुछ हैक करके रखा है। बीजेपी का हर जगह अपना एक मैनेजमेंट है। लेकिन इस बार आप गौर करिए कि कुछ चुनिंदा चैनलों को छोड़कर यूपी का चुनाव बाकी टीवी स्क्रीन से गायब है। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को पता है अंदर खाने में कि माहौल विपरीत हो रहा है, दिखाएंगे क्या? अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की रैली की भीड़
जब वो भीड़ दिखाई जाएगी टेलीविजन स्क्रीन पर तो वैसे ही माहौल बदल जाएगा। और बीजेपी की रैलियों में इस बार भीड़ आने का नाम नहीं ले रही। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भीड़ इस वजह से आती है क्योंकि हिंदुत्व के फेस हैं और उन्हें जनता पसंद करती है। देखिए, अगर आप राजनीति की बात करते हैं तो दोनों धड़ों पर बात करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप केवल समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करिए या उसका, बीजेपी का भी माहौल है, लेकिन बीजेपी का जो भी माहौल है वो व्यक्तिगत योगी आदित्यनाथ के दम पर है। अगर आज योगी आदित्य, देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर बीजेपी की सरकार आती भी है तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी नहीं बनाएगी, ये पूर्ण सत्य है। अंदर खाने में बहुत बड़ा ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गेम बनाया गया है कि मुख्यमंत्री इनको नहीं बनाना है। तो अगर यही बीजेपी पहले कह देती, योगी के चेहरे पे, फेस पे वोट ना होता, तो कुछ प्रतिशत वोट ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ की वजह से बीजेपी को ट्रांसफर होता है। देखिए, लड़ाई में इस बार समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी आसानी इस वजह से है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले गठबंधन का स्वरूप तैयार कर लिया था। अखिलेश यादव एक बार रथ यात्रा लेकर निकल चुके थे, रथ यात्रा पूरी कर लिए थे, पूरे प्रदेश में टहल चुके थे, अपना माहौल बना चुके थे। उसके बाद उन्होंने फिर से रैलियां करना शुरू कर दी। तो देखिए, चुनाव प्रचार में या फिर मैदान जंग में तैयारी जिसकी पहले होती है वही मजबूत माना जाता है। अखिलेश यादव ने बहुत पहले से ही चुनावी बिगुल बजा दिया और बीजेपी माहौल बनने का इंतजार करने लगी कि अब हमारे हिसाब से माहौल बनेगा और सब कुछ हाथ से निकल गया है। इस चुनाव में अगर छठवां चरण समाजवादी पार्टी ठीक ठाक चुनाव लड़ती है, अगर 50-50% में 60-40 भी चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं सरकार बनती हुई दिख रही है। अगर समाजवादी पार्टी छठवें और सातवें चरण में पिछड़ती है तब फिर बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, पश्चिम का जो क्षेत्र है और जो यादव पट्टी का क्षेत्र है वहाँ बीजेपी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और रही बात इटवा की सीट की, सिद्धार्थनगर की सीट की, तो इटवा में जो लड़ाई है, जैसे मुकुल ने कहा कि द्विवेदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और माता प्रसाद पांडे, वहाँ चुनाव सपा बनाम कांग्रेस के बीच, वहाँ सतीश द्विवेदी तीसरे से चौथे पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हकीकत धरातल की कुछ और ही है, लेकिन हम आप आकलन लखनऊ से बैठ के नहीं कर सकते, ग्राउंड पे जाना होगा। हम लोग गए, एक हफ्ते देखे, तो जो टेलीविज़न के एक एजेंडे के रूप में दिखाया जाता है, सर्वे दिखाया जाता है, सर्वे से उलट बहुत कुछ ऐसा है। और खासकर इस बार गेम चेंजर महिला वोटर्स हैं। महिला वोटर्स के बीच में, जैसे कैंपेयरगंज के चुनाव में आप देखेंगे काजल निषाद महिलाओं को फोकस कर रही हैं। और आज के समय में जब ईवीएम से चुनाव होता है तो अपने अपने मत का हर कोई मालिक है, आप देख नहीं सकते कि कौन कहाँ वोटिंग कर रहा है। तो इस बार के जो नतीजे आएंगे, यूपी के इतिहास में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और जितने पंडित हैं, जितने भी राजनीतिक आकलन करने वाले लोग हैं, जो एसी के रूम में बैठ के आकलन करते हैं, उनके आकलन धरे के धरे रह जाने वाले हैं। इस बार का नतीजा बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अलग आने वाला है। अगर अभिषेक जी की बात सुने तो शिक्षा की कितनी भी बात कर लें, रोजगार की कितनी भी बात कर लें, लेकिन जो जातीय समीकरण है उसको अभिषेक जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि कितना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है जाति का। मुकुल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अगर जो चरण हुआ था लखनऊ की बात करें या जो अवध क्षेत्र है, कहा जाता है कि बीजेपी यहाँ पर ज़्यादातर सीटें जीतती है और यहीं से वो सरकार बनाना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार जब यहाँ पर चुनाव हुए, लखनऊ में भी हमने कई जगह जहाँ पर कवर किया, वहाँ पर देखा कि वो माहौल जो पहले रहता था वो इस बार बीजेपी का नहीं है। तो क्या ये जो 2 चरण थे, चौथा चरण या 5वां चरण, बहुत बड़ा फर्क डाल के गया मतदाताओं के अंदर कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही? देखिए, अभी तो ये नहीं कहा जा सकता किसकी सरकार है, क्योंकि मैं आपको बोला ना, अभी सेमीफाइनल चल रहा है। इस बार हाँ, पिछली बार भी जब चुनाव हो रहे थे तो किसी को ये नहीं पता था बीजेपी 300+ लाएगी। और इस चुनाव में जो पहले चरण, अभिषेक जी ने बात की कि पहले दूसरे तीसरे जो पश्चिम में चुनाव थे वहाँ समाजवादी पार्टी फाइट से थोड़ी आगे थी, फिर चौथे पाँचवें में बीजेपी थोड़ी सी आगे। अब यहाँ जो आप इसके बाद जो अगला चरण हो, जहाँ 54 सीटों पे मतदान हो गया, अभी 292 सीटों पे हो गए, 57 पे आज हो रहे हैं, 54 पे उसके बाद होंगे। तो ये जो 57 सीटें हैं, 57 में कुछ सीटें ऐसी हैं जो भाजपा की गढ़ हैं, जो अभी जो चुनाव चल उसमें, जैसे कि गोरखपुर है, देवरिया है, लेकिन वहीं बलिया, गाजीपुर और मऊ ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। महाराजगंज बीजेपी का गढ़ रहा है। महाराजगंज में भी एक सीट ऐसा है कि नौतनवा, जहाँ से वो 1 मैन आर्मी की सीट है कि वहाँ पे वो अगर वो चुनाव लड़े तो वो जीतेगा। ठीक वैसी चुनौती अभी इन्होंने इटवा की बात की, तो इटवा में हाँ सतीश द्विवेदी के लिए ज़रूर थोड़ी मुश्किल होने वाली है। और एक सीट और मैं बताऊं जहां कांग्रेस आगे जा रही है, रुद्रपुर सीट, जहां से योगी सरकार के मंत्री, मत्स्य मंत्री रहे जयप्रकाश निषाद चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे अखिलेश प्रताप सिंह जो वहां के बहुत जमीनी नेता है और
इसके पहले जब वो विधायक थे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था। 2017 में जब लोग वो हारे थे जयप्रताप सिंह से, अखिलेश प्रताप सिंह, तो लोगों में ये था कि भैया ये कैसे हार गए। तो अखिलेश प्रताप सिंह वहाँ एक कांग्रेस की सीट दिख रही है तमकुही राज में। आज एक खबर ही थी सुबह, लल्लू दिखे नहीं, अभी तक उनके मतदान की फोटोज भी नहीं आई हैं शायद, तो ये लल्लू के साथ था। अब हम बात करें बाकी जिलों की, देवरिया में 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे समाजवादी पार्टी फाइट कर रही है। एक देवरिया की भाटपा रानी सीट, जहाँ से सपा के पूर्व मंत्री के बेटे आशुतोष उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले उनके पिता थे, वो भी चुनाव जीते हैं और वहाँ पे उनको ब्राह्मणों में अच्छी पैठ है। फिर उसके बाद देवरिया की बात करें, देवरिया में इन्होंने कहा कि सही हुआ, लेकिन देवरिया में ब्राह्मण मतदाता, जो शहरी मतदाता है, वो वहाँ का विधायक तय करते हैं। देवरिया की बात करो तो देवरिया अब तक बीजेपी काफ़ी, मुझे लगता है पिछले 5-6 चुनाव से वो बीजेपी वहाँ पे कम्पिटिट करती आ रही है और मुझे इस बार लगता है कि अभी सलबमढ़ी फिर जीत के आएंगे। लेकिन सवाल मेरा यही था कि क्या चौथा चरण या पांचवा चरण जो है उसमें बीजेपी क्या पिछले चुनावों से बहुत कमजोर दिखाई पड़ी है? अभिषेक जी कुछ कहना चाहते हैं इस बात? देखिए, चौथे चरण की अगर आप बात करते हैं और खासकर लखनऊ की बात करते हैं तो मैं सीट दर सीट आपको बता सकता हूं कि बीजेपी किन किन सीटों पर पिछड़ रही है। आप जहां बैठे हैं, मध्य का जो चुनाव हुआ था, लखनऊ मध्य का, रविदास मल्होत्रा, पिछली बार ब्रजेश पाठक जो सर्वमान्य नेता हैं और हर बिरादरी का वोट उन्हें मिलता है, वह चुनाव लड़े थे प्रचंड लहर में, 5000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो मध्य की जो सीट है ये बीजेपी के हाथों से निकल गई है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। सरोजनी नगर की जो सीट है, जहां से राजेश्वर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भाई अनुराग यादव चुनाव लड़े थे और 75,000 वोट मिला था उनको। और साथ ही साथ आर के चौधरी उनके समर्थन में थे। इस बार अनुराग यादव और आर के चौधरी लोकल कह सकते हैं लखनऊ के ही हैं। अभिषेक मिश्रा जो ब्राह्मणों के बीच में लोकप्रिय है। अच्छा, इस बार एक मैंने सारा जाति संतुलन आपको बताया, इस बार ब्राह्मण मतदाता भी बड़ी चालाकी से वोटिंग कर रहे हैं, वो भी कैंडिडेट देखकर वोटिंग कर रहे हैं। लम्हुआ की सीट है सुल्तानपुर की, जहां संतोष पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर ब्राह्मण मतदाता बहुतायत संख्या में संतोष पांडे के साथ है। तो इस बार जातीय समीकरण उलझ सा गया है, जहां जिस बिरादरी को अपना कैंडिडेट मिला वहां वोटिंग कर रहा है। सरोजनी नगर सीट पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 2 सीटों की हमने बात की। अब आप लखनऊ पश्चिम चलिए, अरमान चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अगर वोटों का बिखराव ना हुआ तो समाजवादी पार्टी वो सीट भी आपको जीतती हुई दिखेगी। लखनऊ उत्तर में पूजा शुक्ला भी लोकल ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। तो जो 4 सीटें हैं, यहां से समाजवादी पार्टी पहली बार लखनऊ में, और एक और सीट ऐसी है जहां से समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यानी मोहनलालगंज की सीट। 5 सीटें आप कुल ऐसा आकलन करिए कि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी बेहद ही मजबूती से चुनाव लड़। मैं ये मानता हूं कि अगर एक सीट हो सकता है इसमें से डिफरेंस हो जाए, वरना 4 सीटें पहली बार लखनऊ बीजेपी हमेशा जीतती है। चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे तमाम चुनाव हो, बीजेपी का दबदबा होता है। तो 5 में से मैं मानता हूं कि मेरा आकलन गलत हो जाए, 1 सीट गड़बड़ हो जाए, लेकिन 4 सीटें समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में निकाली हैं। आप सीतापुर चलिए, वहां की स्थिति बदल गई है, लखीमपुर की स्थिति बदल गई है, उसी हादसे के बाद हरदोई की स्थिति बदल गई है। तो आप अपने लोकल संवाददाताओं से पूछिए, लखीमपुर में ये स्थिति है कि 9 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ ही नहीं पा रही। 1 सीट ऐसी है जहां बीजेपी मजबूत चुनाव लड़ रही है। तो जो अवध का क्षेत्र है, इस बार अवध में बीजेपी डैमेज हुई है। अगर बीजेपी अवध में डैमेज हुई है तो बीजेपी मुकाबले के बाहर है। अगर अवध में बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ी है तो फिर ये 6वां और 7वां चरण निर्णायक हो जाएगा। लखनऊ में इस बार समाजवादी पार्टी ने ठीक ठाक सेंधमारी कर दी। शुरू में ही जब चर्चा की शुरुआत हुई थी तो कहा गया था कि 6ठा चरण जो है वो इस चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल ये चर्चा बहुत लंबी हो गई है, एक सीट की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त बीत जाएगा। बाकी इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। अगली बार जब 7वां चरण होगा उस पर भी एक खास चर्चा लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।